आज क्या करेंगे अपने दाखला नंबर 15 पेज नंबर 85 वार्षिक हिसाब का दाखला आएगा। सबसे पहले सवाल पढ़ूंगा, पूरा सवाल सुन लेना, हवाले टिक करना है, ठीक है। चल ले, हमेशा सवाल पढ़ने का जरूरी है। હર્ષ અને ઈશાના નીચે દર્શાવેલ કાચા સરવૈયાને હવાલાઓને ધ્યાનમાં લઈ તેમની પેઢીના तारीख 31/3/70 ना रोज पूरा तथा वर्षना वार्षिक हिसाब तैयार करो। क्या तैयार करने का है अपने को? तो वार्षिक हिसाब के अपने ने खाते बना लिए, व्यापार खाता बना लिया। फिर दूसरा कौन सा आता है अपना नफा नुकसान खाता। नाम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ नफा नुकसान खाता। उसके बाद हमारा क्या आता है नफा नुकसान फाड़वनी। उसके बाद क्या आएगा भागीदारों का मूल्य खाता। और लास्ट में हम क्या बना देंगे पाका सरवैया। पढ़ते हैं अंदर क्या दिया हुआ है। हर्ष અને ઈશાના भागीदारी पेढ़ीना तारीख 31/3/70 ना रोजનું काचू सरवैयू, जहाँ पे खाते का नाम दिया हुआ है और उधार बाकी जमा बाकी लास्ट कॉलम में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मूड़ी और उपाड़ दिया हुआ है हर्ष और ईशा का मिक्स। पागड़ी है, फिर नीचे पेटेंट और ट्रेडमार्क है, लेणु અને देवू है, मालना खाता है, यंत्र है, शुरुआत का स्टॉक है, फर्नीचर है, माल परत का खाता है यानी कि खरीदी में से और वेचाण परत में से माइनस होगा। मजूरी है, फर्नीचर नो घसारो है, स्टेशनरी અને छपामणी है, मकान है, कानूनी खर्च है, रोकड़ सिलक है, रेलवे नूर है, बीमा प्रीमियम है, हुंडियो है, टपाल खर्च है, गालगत और गालगत अनामत है, वटाव है, हाथ पर स्टैम्प और गालगत परत है, और लास्ट में एचडीएफसी ની 12% લોન એક સાથ 16, ठीक है। નીચે પહેલા હવાલા આખર માલના સ્ટોકની મૂળ કિંમત 10,000 છે, જે પૈકી 50% સ્ટોકની કિંમત ઉપજી શકે તેમ નથી। तो आखर माल स्टॉक के ऊपर जो भी हवाला होता है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मकान खरीदीना कानूनी खर्चा ₹4,000 कानूनी खर्च में समावेल छे, तो एक टिक हम मकान पे कर देंगे और एक टिक हम कानूनी खर्च पे कर देंगे। तो चोपड़ी है तो कर दो टिक। चोपड़ी नहीं है तुम्हारे पास 21 में, तुझे पीछे चले आ ना, तू बीच में चले आ। फिर मकान पे टिक करना है अपने को एक, और एक कानूनी खर्च पे, ऊपर नीचे होगा मकान और कानूनी खर्च, ठीक है। फिर नीचे देवादार पर 5% घालका अनामत जो कोई करो, तो एक टिक हम देवादार पे कर देंगे। देवादार नहीं दिया हुआ है, देवादार की जगह क्या अपने पास लेणु है, तो एकदम पेटेंट और ट्रेडमार्क के नीचे। फिर फर्नीचर और मकान पे 5% घसारा, एक टिक फर्नीचर पे कर दो, एक टिक मकान पे कर दो। कर दिए। मकान पे 2 टिक मतलब नीचे 4 लाइन छोड़ देने की। पेटर्न અને ट्रेडमार्क નો 1/3 ભાગ માંડી વાળવાનો છે, तो पेटर्न और ट्रेडमार्क पे टिक कर दो एक एक, ठीक है। टिक करने के बाद मैंने तुमको जैसा सिखाया है, सबसे पहले असर हमेशा अपने किसकी करेंगे मूड़ी की। मूड़ी हमेशा अपने कहाँ पे आएगी मूड़ी खाते में जमा तरफ, और कौन सी तारीख आएगी हमेशा 1/4/16। सबसे पहले असर अपनी कौन सी होगी बाकी आगड़ लाव्या। तो हर्ष की और येसा की मूड़ी कौन सी होगी, इधर देखो अपने कहा लिख रहेंगे मूड़ी खाते में जमा तरफ, यानी कि मूड़ी की कौन सी बाकी होगी हमेशा जमा बाकी होगी। कौन सी बाकी होगी हमेशा, तो जमा बाकी देखो कितनी है 35,000 और 15,000। हर्ष की और येशा की दोनों की लिखनी है, तो हर्ष की कितनी है 35,000, येशा की कितनी है 15,000 है। देखो पहले असर मूड़ी खाते में जमा तरफ 1/4/16 बाकी आकर ला गया 35,000 15,000 जमा में। स्टार्टिंग हमेशा हम कहां से करेंगे मूड़ी से करेंगे। मूड़ी खाते में जमा तरफ सबसे पहले बाकी अगर ला दिया 35,000 और 15,000। ठीक है, चलो मूड़ी के बाद कौन सी असर सिखाई थी मैंने जेनोल उपाड़। उपाड़ कहाँ पे लिखेंगे मूड़ी खाते में उधार तरफ उसके सामने है। क्या बोला नफा नुकसान बोला क्या, आखिर की तारीख दे देने की 31/3/17 क्या लिखेंगे अपने उपाड़ खाते हर्ष और ईशा का। तो देखो इसने मेन हेडिंग में मूड़ी और उपाड़ अपने को क्या दिया हुआ है मिक्स दिया हुआ है। सवाल में देखो दिया हुआ है कि नहीं, मतलब कि जो जमा बाकी थी वो अपनी किसकी होगी मूड़ी की थी, और जो उधार बाकी दी हुई है वो अपनी किसकी होगी उपाड़ की। और उपाड़ अपने लिखते भी कौन सी जगह आएंगे उधार। एक चीज हमेशा ध्यान रखना अकाउंट के अंदर, उधार बाकी हमेशा उधार तरफ लिखी जाती है और जमा बाकी हमेशा जमा तरफ। तो उपाड़ की हमेशा कौन सी बाकी रहने वाली है उधार, क्योंकि अपने उधार तरफ लिख रहे हैं। तो उधार बाकी देखो दोनों की कितनी है, एक की 5,000 दूसरे की 2,500। तो लिखो 5,000 और 2,500 उपाड़ खाते लिख के। देन
नेक्स्ट, पागड़ी क्या दी हुई है, ध्यान रखना पागड़ी अदृश्य मिलकत होती है, तो पागड़ी को हमेशा तुम्हारे क्या करने का, चालू मिलकत के ऊपर लिखने का। कहाँ लिखने का पागड़ी को, हमेशा चालू मिलकत के ऊपर। तो चालू मिलकत के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, पागड़ी। कितने की है पागड़ी, 5,000। तो 5,000 डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, अपना रकम में। आ जाओ, पाके सरवैये में मिलकत लेना बाजू, चालू मिलकत के ऊपर हमेशा क्या लिखने का तुम्हारे, पागड़ी। देखो पागड़ी, पाके सरवैये में मिलकत लेना बाजू, चालू मिलकत के ऊपर हमेशा तुम्हारे क्या लिखने का, पागड़ी, क्योंकि वो अदृश्य मिलकत है। फिर पागड़ी के नीचे कौन है, पेटेंट यानी ट्रेडमार्क। पेटेंट और ट्रेडमार्क भी अपने लेके आएगी, अदृश्य मिलकत है। तो अपने उसको क्या करेंगे, पागड़ी की एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि पेटेंट और ट्रेडमार्क के ऊपर मैंने टिक किया हुआ है। एक लाइन डॉट मार के ऊपर लिखेंगे अपने क्या, पेटेंट यानी ट्रेडमार्क, क्योंकि इसके ऊपर हवाला आएगा। तो कितने का है पेटेंट और ट्रेडमार्क अपना, 2700 का। तो 2700 अंदर लिखेंगे, नीचे मेरे को एक लाइन चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने डॉट मारा हुआ है। देखो पेटेंट यानी ट्रेडमार्क, ये भी हमारी अदृश्य मिलकत होती है धंधे का। वहां एक लाइन छोड़ने का आएगा, एक लाइन छोड़ के ऊपर लिखना, मतलब पेटर्न यानी ट्रेडमार्क पूरा लिखना अगर तुम्हारे पास जगह हो। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ। तो ये 2700 है, ठीक, ठीक है। अगला, लेणु अने देवु। कल बताया था मैंने तुमको क्या, देवादार, ग्राहक और लेणु, यानी कि लेणु और ग्राहक लिखा है, मतलब उसका क्या है, वो देवादार है। क्या बोल रहा हूं मैं, लेणु और ग्राहक लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, वो देवादार है। लेणु और ग्राहक लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो देवादार। और देवादार हमेशा अपने कहा लिख देंगे, तो चालू मिलकत में अपना क्या आएगा, देवादार। लिखो मत, अभी इधर सुनो। फिर एक और रहेगा अपने पास, क्या आएगा, देवू भी है साथ में, और दो बाकी दी हुई है, एक की उधार बाकी और एक की कौन सी बाकी है, जमा बाकी। तो जो देवू है वो अपने लिए क्या होगा, लेनदार होगा, क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को कल कि देवू और व्यापारी, देवू और व्यापारी को दोनों को अपने क्या बोलते हैं, लेनदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो देवादार हमेशा चालू मिलकत में, और लेनदार हमेशा अपना कहाँ पे आता है, चालू देवा में आता है। अब बात करते हैं रकम की कि कौन सी कहां पर जाएगी, देवादार में कौन सी रकम लिखेंगे और हम लेनदार में कौन सी रकम लिखेंगे। तो उसके लिए जब मैंने स्टार्टिंग करा था चैप्टर, तभी तुमको एक चीज बताई थी। क्या थी वो चीज, कि आवक, देवा और मुड़ी, इसकी हमेशा कौन सी बाकी होगी, जमा। मिलकत, खर्च और नुकसान, इसकी हमेशा कौन सी बाकी होगी, उधार बाकी होगी। ठीक है, तो मैं देवादार को किस में लिख रहा हूँ, मिलकत में। तो मिलकत की कौन सी बाकी होगी, उधार। तो उधार बाकी देखो कितनी है, 31,000। 31,000 आएगा यहाँ पर। और जो देवा होता है, देवा की कौन सी बाकी होती है हमेशा, जमा। तो देखो जमा बाकी कितनी है, 25,000। तो लेनादार में मेरा कितना आएगा, 25,000। इसकी रकम अंदर लिखना है, देवादार पे कितने टिकेगी, एक टिके, तो दो लाइन छोड़ देनी है, यानी दो डॉट मार देता हूँ। लिखो अब, चालू मिलकत में देवादार और चालू देवा में लेनदार, और कैसा आया वो भी मैंने तुमको बताया। ठीक है, रकम कैसे आई उसकी, उधार बाकी, जमा बाकी। डन, चलो अगला देखो क्या लिखा है, मालना खाता। मालने खाते के अंदर दो खाते आएंगे, एक आएगा खरीद खाता और एक आएगा अपना वेचाण का। एक क्या आएगा अपना खरीदी और एक क्या आएगा अपना वेचाण। खरीदी का आएगी, वेचाण का आएगी। तो खरीदी हमेशा व्यापार खाते में उधार तरफ एक लाइन छोड़ के लिखने का, और वेचाण हमेशा व्यापार खाते में कहाँ पे आता है, जमा तरफ आता है। इधर देखो लिखने के बाद में प्लान करना, खरीदी हमेशा कहाँ आएगी, व्यापार खाते में उधार तरफ। वेचाण हमेशा कहाँ पे आएगा, व्यापार खाते में जमा तरफ। खरीदी हमेशा कहाँ पे आएगी, व्यापार खाते में उधार तरफ। वेचाण कहाँ पे आएगा, जमा में। खरीदी उधार होगी, वेचाण हमेशा क्या होगा, जमा होगा। अगर मैं व्यापार खाते में उधार तरफ लिख रहा हूँ, तो बाकी भी कौन सी लिखूंगा, उधार बाकी। तो उधार बाकी देखो कितनी आएगी, वो खरीदी की आएगी, 40,000। अंदर लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरे को खरीद परत बेचाण परत आगे दिया हुआ है। बेचाण कितना है देखो, 89,250। लिखो अब, खरीदी और बेचाण के असर व्यापार खाते में, उधार में और एक जमा में आएगा। और याद रखना एंट्रीज की।
हाँ, एक लाइन छोड़नी है ना खरीदी के ऊपर। वेचाण में नहीं छोड़ोगे चलेगा, खरीदी में छोड़ देना। अंदर देख ले, अंदर लिखा, रकम में मत लिखना बस। ठीक। अगला पढ़ो। यंत्र क्या है? कहाँ आएगा यंत्र, बोलो। बिन चालू मिलकत में, ठीक है। तो यंत्र हमेशा बिन चालू मिलकत में आता है। यंत्र पे शायद हवाला भी है, तो रकम अंदर लिखनी पड़ सकती है। कितने का है यंत्र? नहीं है ना यंत्र पे टिक, तो डायरेक्ट बाहर कर दो 15,000 से। बिन चालू मिलकत में यंत्र। फिर शुरुआत नो स्टॉक। शुरुआत में स्टॉक हमेशा कहाँ पे आएगा? व्यापार खाते में उधार तरफ जो पहली लाइन है वो हमेशा किसकी होती है कि शुरुआत के स्टॉक की होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? व्यापार खाते में उधार तरफ जो पहली लाइन होती है वो हमेशा किसकी होती है कि शुरुआत के स्टॉक की होती है। ठीक है, याद रखना। शुरुआत का स्टॉक कितने का है अपना? 6,000। डायरेक्ट रकम में 6,000। देखो, व्यापार खाते में उधार तरफ पहली लाइन के अंदर शुरुआत में स्टॉक 6,000। डन। नेक्स्ट, फर्नीचर। कहां पे आएगा फर्नीचर? बिन चालू मिलकत में, क्योंकि फर्नीचर धंधे में लंबे टाइम तक के लिए रहता है। तो यंत्र के नीचे अपने क्या लिखेंगे? फर्नीचर। कितने का है फर्नीचर अपना? हम्म सस्ता नहीं है क्या काफी? ध्यान से देखो, 3,000 ही है। चलो ठीक है, तो 3,000 अंदर। ठीक है, तो अंदर लिख रहा हूँ ना। नीचे डॉट पाड़ देने का, ताकि ध्यान रहे मुझे एक लाइन छोड़नी है। चलो, उसके नीचे क्या है? माल परत खाता। परत खाते में देखो कि दो बाकी है कि एक बाकी है? दो बाकी है ना। मतलब कि एक खरीद परत होगा और एक क्या होगा अपना? बेचाण परत। माल परत खाते के अंदर अगर जब भी हमको दो बाकी देगा, इसका मतलब क्या है अपने लिए? एक अपने लिए खरीद परत है और एक अपने लिए क्या है? बेचाण परत। क्या बोल रहा हूं मैं? एक अपने लिए खरीद परत और एक अपने लिए क्या होगा? बेचाण परत। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में, खरीदी में से हमेशा क्या माइनस होगा? खरीद परत। बेचाण में से हमेशा क्या माइनस होगा? बेचाण। खरीदी में से हमेशा खरीद परत माइनस, बेचाण में से हमेशा बेचाण परत। कौन सी बाकी किसकी होगी, वो लॉजिक वाला काम है। लॉजिक समझो। खरीदी की कौन सी होती है? तो खरीद परत जमा होगा। खरीदी उधार, तो खरीद परत क्या होगा? क्योंकि माल खरीदते हैं तो आता है, इसलिए उधार करते हैं। खरीद परत मतलब कि माल जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे? जमा करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। खरीदी की हमेशा उधार बाकी, खरीद परत की हमेशा कौन सी होगी? जमा। खरीदी हमेशा उधार होगी, खरीद परत हमेशा क्या होगा? खरीदी हमेशा क्या होगा? उधार। खरीद परत हमेशा क्या होगा? जमा होगा। तो जमा बाकी देखो कितनी है इसकी? कितने की है? 5,000 की। लिखना बाद में, पहले देख लो, फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। ठीक। अच्छा, बेचाण परत। अब बेचाण की कौन सी बाकी होती है? जमा। तो बेचाण परत की कौन सी होगी? उधार। बेचाण की जमा बाकी, तो बेचाण परत की कौन सी हो जाएगी? उधार। बेचाण की जमा बाकी, तो बेचाण परत की कौन सी हो जाएगी? उधार। उधार बाकी देखो कितनी है? 7,500। माइनस करके बता दो दोनों का, इसका कितना आ जाएगा? 35,000। इसका कितना आ जाएगा? 8, 9, 250 में से 7,500 माइनस करो। 81,750। बरोबर। अब लिखो और ध्यान रखना, खरीद परत हमेशा जमा, बेचाण परत हमेशा उधार। देन चलो आगे बढ़ो। क्या है? मजूरी। मजूरी वहीवटी खर्च में आएगी।
पगार आता है बेटा। ऑफिस का खर्चा यहाँ पे उत्पादन का या फिर खरीदी के लगता खर्चा मजूरी किसको देंगे? ऑफिस वाले को मजूरी देगा बेटा। अगले दिन से काम पे आना बंद कर देगा अगर उसको बोलेगा कि ले तेरी मजूरी आज की इतनी हुई, नहीं आएगा। मजूरी कहाँ पे देते हैं? अपने जहाँ पे उत्पादन होता है या फिर खरीदी के रिलेटेड जो खर्चा होता है ना, वहां पे। तो खरीदी के व्यापार खाते में उधार तरफ आता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मजूरी। कितने की है मजूरी? 4,000 ना। इधर ध्यान दो, एक मिनट में एक चीज कराना भूल गया, वो करा देता हूँ पहले। ध्यान रखने का, मजूरी हमेशा कहाँ आएगा? व्यापार में उधार। पगार हमेशा कहाँ पे आएगा? वहीवटी खर्च में। मजूरी हमेशा कहाँ पे आएगा? व्यापार में उधार। पगार हमेशा कहाँ पे आएगा? वहीवटी खर्च में। मजूरी हमेशा कहाँ पे आएगा? व्यापार में उधार। पगार में कहाँ आएगा अपना? वहीवटी खर्च में। याद रखना, भूलना नहीं। लिख लो मजूरी। जितनी छोड़नी छोड़ दे, बीच में लिखना है लिख दे, कोई वादा नहीं। छेले से 4-5 लाइन ऊपर देना बस। डन। फिर पढ़ो। फर्नीचर नो घसारो। अब ये जो घसारा है, क्या नीचे हवाले में कोई और घसारा बोला है अपने को? सवाल में देखो, बोला है ना फर्नीचर पे 10%। यानी कि ये वाला जो घसारा है ये अपने लिए क्या बनेगा? जूना घसारा बनेगा। क्या बनेगा अपने लिए? जूना घसारा हमेशा मिलकत में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो मिलकत के अंदर क्या कर देने का? प्लस। प्लस करके लिखूंगा घसारो, ब्रैकेट में लिखूंगा जू, यानी कि जूनो। कितना आएगा जूना घसारा? 300 रुपए। मिला के टोटल कितने का बन जाएगा? 3,300। नीचे एक डॉट मार दूंगा ताकि एक लाइन छोड़नी मुझे याद रहे, क्योंकि हवाले का घसारा गिनना बाकी है। Done? अगला पढ़ो। स्टेशनरी छपामणी। स्टेशनरी छपामणी मतलब पेंसिल, रबर, फुलपट्टी, संचा। छपामणी मतलब कि जेरोक्स वगैरह का खर्चा। ये सब कहाँ पे होगा? ऑफिस में होगा। ऑफिस मतलब अपना वही वटी खर्च है। टिक फिक तो नहीं है ना उस पे? कितने का स्टेशनरी छपामणी का खर्च? 1550। तो लिखो इधर ही, स्टेशनरी छपामणी खर्च 1550। फिर कहाँ आएगा मकान? बताओ तुम लोग, इतना टाइम हो गया तो। दिन चालू मिलकत में क्या आएगा? मकान। फर्नीचर की एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद अपने क्या लिखेंगे? मकान। मकान कितने का है अपना? 46,000। ठीक है, तो अंदर लिखा ना दो, ठीक है, तो 3 लाइन। 3 लाइन। ठीक है। मकान के नीचे क्या है? कानूनी खर्च। कहाँ पे आएगा कानूनी खर्च भाई? वहीवटी खर्च होगा। ऑफिस के अंदर ही होगा कानूनी खर्च अपना। ठीक है, तो वहीवटी खर्च के अंदर लिखेंगे कानूनी खर्च, और उस पे भी ठीक है। तो कानूनी खर्च की रकम अंदर कितने का है? कानूनी खर्च देखो 6,500 ना। तो 6,500 से अंदर नीचे एक डॉट, एक लाइन हमें छोड़नी है। ठीक है, देखो वहीवटी खर्च के अंदर स्टेशनरी छपामणी के नीचे। डन। अगला, रोकड़ सिलक। रोकड़ सिलक मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है वो कहाँ पे आएगी? मिलकत। रोकड़ सिलक हमेशा कहाँ लिखने का? चालू मिलकत में। चालू मिलकत में देवादार की 3-4 लाइन छोड़ के लिखना रोकड़ सिलक। कितनी पड़ी धंधे में? रोकड़ा पैसा कितना पड़ाएगा? बहुत ज्यादा आएगा, 300 रुपये। कल ही बंद हो जाएगा ये। ना ना, बैंक में पड़ा होगा इसका, देखते हैं। अगला, रेलवे नूर। रेलवे नूर मतलब के अपने रेलवे से माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहेंगे? ट्रांसफर कर रहेंगे। तो ये भी उत्पादन या तो फिर खरीदी के रिलेटेड खर्चे में आता है। तो जब भी रेलवे नूर दिया हो तो समझ जाने का कहाँ पे आएगा? व्यापार खाते में उधार तरफ। मजदूरी के नीचे में लिख देता हूँ इसको
रेलवे नूर, रेलवे नूर मतलब कि रेलवे द्वारा अपने माल सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं ना, उसका खर्चा है ये। तो कितने का है रेलवे नूर? 600 रुपया इसका गया, दे दो इसको 600 रुपया। फिर बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम का पैसा हर महीने भरना पड़ेगा? बीमा प्रीमियम हर महीने भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। हर महीने अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वो भी अपने लिए कौन सा खर्चे? तो एक लाइन छोड़ के अपने क्या लिखेंगे? बीमा प्रीमियम। क्या उस पर कोई टिक है? देख लेना। नहीं है तो बाहर रखते हैं। कितने का है? 1150। वीडियो देख लेना, बरोबर है ना सब? ओके देन, चलो अगला पढ़ो। हुंडी, हुंडी के अंदर देखो क्या उधार बाकी जमा बाकी दोनों है कि कोई एक है? दोनों है। मतलब दो हुंडी होती है, मैंने बताया था, एक लेनी हुंडी और एक लेनी हुंडी और एक। अब मैंने बताया था तुमको एक और चीज कि देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी और लेनदार के साथ हमेशा, देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा। तो देवादार के साथ ही मैं नीचे कहीं पे लिखूंगा लेनी हुंडी, तुम लोग बाद में लिखना, पहले सुन लो देख लो फिर लिखना। और लेनदार के साथ में क्या लिखूंगा? देवी हुंडी। अब बात आती है कि कौन सी किसकी, लेनी हुंडी की कौन सी रकम होगी और देवी हुंडी की कौन सी होगी? तो देखो इधर, लेनी हुंडी को मैंने कहा लिखाएगा? मिलकत। और मिलकत की कौन सी बाकी होती है? उधार बाकी। तो उधार बाकी देखो कितनी है? 4000, है ना? और देवी हुंडी की कौन सी होगी? जमा बाकी, क्योंकि उसको हम कहा लिख रहे हैं? देवा में लिख रहे हैं, जो कि कितना आएगा? 2500। समझ गए? ध्यान रखना, लिखो। डन डन। एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। अगला पढ़ो। टपाल खर्च, टपाल खर्च यानी कि अपने पोस्टमैन के थ्रू लेटर वगैरह जो भेजते हैं ना, वो कहाँ से भेजेंगे? ऑफिस से भेजेंगे। मतलब कि अपना कौन से खर्च में आएगा? वही वटी खर्च में। वही वटी खर्च में क्या आ जाएगा अपना? टपाल खर्च। कितने का करा टपाल खर्च अपने ने? 2000। देखो, डन। चलो उसके बाद घालकात यानी घालकात अनामत। घालकात और घालकात अनामत यानी कि जब भी घालकात अनामत देखा ना, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे होगा? इधर देखो, सबसे पहले लिखने का घालकात, फिर लिखने का प्लस घालकात। दो बार क्या आएगी अपनी? घालकात आएगी। क्या आएगी दो बार अपनी? घालकात। फिर एक और बार प्लस करके घालकात अनामत। क्या आएगा? घालकात अनामत। फिर एक लाइन छोड़ने का और फिर लिखने का माइनस घालकात अनामत। यानी कि दो बार घालकात आती है और दो बार अपनी क्या आती है कि घालकात अनामत आती है। दो बार प्लस आता है, एक बार अपना क्या आता है? माइनस। और क्या आता है? ऊपर काका नीचे काका वच्चे हाहा। मतलब कि ऊपर और एकदम नीचे काचे सरवैये की आएगी और बीच में किसकी आएगी? हवाले की आएगी। तो पहले फॉर्मेट बना दो, फिर रकम लिखवा देता हूँ मैं। अन्य खर्च के नुकसान में, नफा नुकसान खाते में उधार तरफ, अन्य खर्च के नुकसान में फॉर्मेट बना दो। डन। ठीक है, रकम की बात करते हैं, समझना।
एक घालकात और एक घालकात अनामत, मतलब कि काचे सरवैये की ये दोनों, मतलब कि एक ऊपर आएगा और एक कहाँ पे आएगा, नीचे। देसी बताता हूँ पहले तो, फिर समझाता हूँ। देसी जो पहले दिया है उसको ऊपर लिख दो, पहले कितना दिया है, कितना है, बाद में कितना है, ये देसी हिसाब है, कैसा आएगा, देसी के 1500 ऊपर 2000 नीचे, हमेशा ऐसा ही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं। अब समझते हैं, घालकात धंधे के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, तो नुकसान की हमेशा कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी होती है, तो उधार बाकी अपनी कितनी थी, 1500। अनामत, अनामत की हमेशा जमा बाकी होती है, कौन सी बाकी होती है, इसीलिए अपने ने अनामत की जमा बाकी लिखी, जो कि कितनी की है, 2000 की। तो समझ गए दोनों ही चीज, देसी हिसाब क्या, जो पहले दिया ऊपर और जो बाद में दिया वो एकदम नीचे। और अगर समझना है तो घाल का धंधे के लिए नुकसान है, जिसकी वजह से उसकी कौन सी बाकी होगी, उधार, और अनामत क्या होगी, हमेशा जमा ही होगी, ठीक है, कभी उधार होती नहीं। लिख दो 1500 2000 का। नेक्स्ट क्या है, बटाव की क्या दोनों बाकी है कि एक बाकी है, दोनों बाकी है बटाव की, मतलब के एक मड़ेल बटाव होगा और एक क्या होगा, आपेल। मड़ेल बटाव धंधे के लिए क्या है, आवक है, क्या है, आवक। तो मड़ेल बटाव हमेशा कहाँ आएगा, आवक हमेशा कहाँ आती है, नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो जमा तरफ में लिख दूंगा एक क्या, मड़ेल बटाव। 2 मिनट रुक के लिखना, देख लो पहले तक। बटाव की दो असर, पहली मड़ेल बटाव मैंने कहाँ पे लिखा, जमा, और एक मेरे लिए क्या होगा, आपेल बटाव होगा, क्या होगा, आपेल बटाव, मतलब कि मैं डिस्काउंट दूंगा। क्या डिस्काउंट देने से मेरा वेचाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और मैंने तुमको बोला है, कोई भी ऐसा खर्च जिस खर्च से मेरा वेचाण क्या होता हो, बढ़ता हो, उसको हमेशा कहाँ पे लिखने का, वेचाण वितरण खर्च के अंदर। मतलब कि आपेल बटाव हमेशा कहाँ पे आएगा, अपना वेचाण वितरण खर्च के अंदर आएगा। अब बात करते हैं बाकी की, कि कौन सी किसकी लिखूं, कि मैं यहाँ कौन सी बाकी लिखूं और यहाँ कौन सी, क्योंकि वहां पे तो कितनी रकम दी हुई है, 2। तो देखो इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, तो बाकी भी कौन सी लिखूंगा, जमा की। जमा बाकी बताओ कितनी है, जमा बाकी। ये आपेल बटाओ में कहाँ लिख रहा हूँ, उधार, उधार कितनी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 750। समझ गए, उधार बाकी उधार तरफ, जमा बाकी जमा तरफ। देन ये मड़ेल बटाओ और एक आपेल बटाओ, दो जगह। अगला पढ़ो, हाथ पर स्टैम्प बने गाल का परत। अच्छा, हाथ पर स्टैम्प क्या होगा, वो जो स्टैम्प आता है पोस्टमैन के थ्रू अपना स्टैम्प छोटा के भेजते हैं, वो अपना क्या है, हाथ पर स्टैम्प पैसे से खरीदना पड़ता है। वो धंधे के लिए क्या होती है, मिलकत होती है, क्या होती है कि मिलकत। तो जब भी हाथ पर स्टैम्प देवे ना, तो तुमको उसको हमेशा कहाँ लिखने का, चालू मिलकत में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाथ पर स्टैम्प, चालू मिलकत में। और इसको मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखो लिखना बाद में, कहाँ लिख रहा हूँ, मिलकत। मिलकत की कौन सी बाकी होती है, उधार। तो उधार बाकी देखो कितनी है, 750, 150। ठीक है, तो 150 यहाँ पे आएगा, इधर ही देखो, अभी बाद में लिखना। एक यहाँ पे करा, दूसरा, दूसरा क्या है, घालखात परत है, क्या आएगा, घालखात परत मतलब के, घालखात मतलब के जो पैसा मेरा क्या हो गया, डूब गया। मैंने मान लिया था कि मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया। घालखात परत मतलब के, कि जो पैसा मेरे मान लिया था कि जो डूबा हुआ है, वो सामने वाले व्यक्ति के दिल में कहीं से दया आ गई, उसने पैसा लाके मेरे को क्या कर दिया, दे दिया। तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, घालखात परत। मतलब मेरे लिए वो क्या बनेगी, मेरी आवक बनेगी, क्या बनेगी, घालकात परत हमेशा क्या बनती है, आवक। तो नफा नुकसान खाते में जमा तरफ, मड़ेल बटाव के नीचे अपने उसको क्या लिखेंगे, घालकात परत कितने की मिली अपने को, 1250 की। दो जगह एंट्री कराऊं मैंने, एक कराऊं यहाँ पर और दूसरी कराऊं मैंने यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें मेरे को वहां पे दी हुई, ठीक है। तो एक वहां लिख दो और एक यहाँ लिख दो, नफा नुकसान खाते में जमा तरफ, एक बाकी सरवैये में मिलकत ऋणा बाजू, चालू मिलकत में एकदम छेले में।
लास्ट पढ़ो क्या दिया हुआ है। एचडीएफसी ની 12% લોન तारीख के साथ टकावारी तारीख दे में मतलब समझ जाने का क्या है, गर्भित हवाला है। क्या है? गर्भित हवाला। तो पहली चीज एचडीएफसी की लोन कहाँ आएगी, लोन बताओ मोइन। हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के लेक्चरों में जिक्र करा है इस चीज का कि लोन एक ही जगह आती है। किधर आती है? बिन चालू देवा में एक ही चीज आती है, वो कौन है? लोन। तो यहाँ पे लिखेंगे एचडीएफसी ने 12% लोन, लिख लो ये वाली एंट्री पहले, फिर इसके ऊपर हवाला समझा देता हूँ। कितने की लोन है? 10,000। हटाऊं, कैलकुलेशन आएगी अब यहाँ। देन इधर ध्यान। अच्छा, अपने ने ऊपर से नीचे लग के दाखला करे, कहीं पे भी लोन पर ब्याज आया एचडीएफसी का, मतलब कि लोन का ब्याज का पैसा देना क्या है, बाकी है, चुकाना बाकी। ठीक है, तो लोन कितने की थी, ब्याज कितने टका देना है? तो 10,000 का 12%, 1200। ये जो 1200 आया ये तो पूरे साल का आया। मैंने लोन कब ली थी बेटा? एक साथ 16। मैं हिसाब कब तक के लिख रहा हूँ? 31/3/17 तक। तो यहाँ पे 31/3/17 जरा गिनना, सातवें महीने की पहली तारीख मतलब के सातवां महीना गिनाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हुए? 9। लोन लिए हुए मुझे अगर 9 महीने हुए हैं तो मैं ब्याज भी कितने महीने का दूंगा? 9 महीने का दूंगा। तो ये जो 1200 आया ये तो पूरे साल का आया। इसको अगर मुझे 9 महीने में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? 1200 का भागाकार किससे करूंगा? सबसे पहले 12 से, और गुणाकार कितने से करूंगा? 9 से। तो कितना आ जाएगा? 900 रुपए। और ये जो 900 रुपए ब्याज है वो मेरा क्या है, अभी चुकाना बाकी है। और मैंने तुमको बोल के रखा है कोई भी खर्चा अगर मेरा चुकाना बाकी है तो मेरे लिए क्या है, वो देवा। देवा दो है, बिन चालू और चालू। बिन चालू में तो एक ही आता है, कौन? लोन। बाकी सारा देवा हम कहाँ पे लिखते हैं? चालू देवा में। तो चालू देवा में मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले ચૂકવવાનું બાકી एचडीएफसी ની लोन નું ब्याज। कितना बाकी एचडीएफसी की लोन का ब्याज का पैसा देना? 900 रुपए। पहली है सर, इधर ही ध्यान 2 मिनट, दूसरी करवा दो उसके बाद करो। पहले यहाँ लोन एक प्रकार का क्या होता है? पैसा। और पैसे के ऊपर खर्चा होता है तो दूसरी असर कहाँ बनती है? नाણાकी खर्च में बनती है, क्योंकि लोन पैसा, पैसे के ऊपर ब्याज। तो यहाँ पे क्या चुकवानो बाकी नहीं लिखने का, यहाँ पे खाली क्या लिखने का? एचडीएफसी ने लोन पर ब्याज। कितना चढ़ेगा ब्याज का? 900 रुपए। दो जगह असर करी, एक असर यहाँ पे और एक असर नाणाकीय खर्च में। भूल जाओ तो पूछ लेना, बाकी भूलना तो नहीं चाहिए, काफी बार आ चुका है अभी। तो तुमने घर पे भी एक बार ट्राई करा है। हवाले आया है ना। एचडीएफसी ने लोन पर ब्याज 900। देन अभी हवाले करने के बाद ही पूछ। देन चलो, पहला वाला। આખર માલના સ્ટોકની મૂળ કિંમત 10,000 છે, જે પૈકી 50% સ્ટોકની કિંમત ઉપજી શકે તેમ નથી। यानी कि 10,000 का माल स्टॉक था जिसमें से 50,000 का स्टॉक मेरा क्या हो गया? खराब हो गया। 10,000 का 50%, 5,000। तो 10,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितना बचा? जितना बचे उसकी असर करने का। आखिर स्टॉक अगर हवाले में दिया हुआ है ना तो दो असर। क्या बोल रहा हूँ? आखिर स्टॉक अगर हवाले में दिया है तो दो असर। कौन सी दो असर? पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी चालू मिलकत में। पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी चालू मिलकत में। पहली व्यापार में जमा तरफ और दूसरी चालू मिलकत में। तो व्यापार में जमा तरफ बीच में लिख देने का कहीं पे भी तुम्हारे। आखिर स्टॉक कितने का होगा? 5,000 का, ना कि 10,000 का। 50% कीमत क्या हो गई है अपनी? डूब गई है पहली। और दूसरी यहाँ पे आखिर स्टॉक कितने से? 5,000 से। दो असर। तो पहली व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में, दूसरी चालू मिलकत में लास्ट में। आखिर स्टॉक, आखिर स्टॉक, एक यहाँ एक यहाँ।
कितने भी छोड़ो कोई बात नहीं। चलो अगला केस है। केस थोड़ा लॉजिक वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा। समझते हैं पहले हवाला क्या बोलता है। मकान खरीदीना कानूनी खर्चा ₹4,000 कानूनी खर्चમાં समाયેલ છે। तो क्या है, सही तो है। मकान खरीदी करा, उसका जो भी कानूनी खर्चा हुआ मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, कानूनी खर्च में लिख दिया। गलत क्या है, सही है ना। नहीं गलत है, किसके हिसाब से, अकाउंट अपने जिस हिसाब से लिखते हैं ना उस हिसाब से गलत है। अकाउंट क्या मान के चलता है कि मान लो मैंने एसी खरीदा, ठीक, तो एसी खरीदा मैंने मान लो कहां से, 10 किलोमीटर दूर से। तो 10 किलोमीटर दूर से क्या मैं हाथ में लेके आऊंगा, नहीं, वो टेम्पा रिक्शा किसी भी चीज में लेकर आऊंगा। अब वो घर लाने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, फिटिंग करवाना पड़ेगा। मान लो मैंने एसी खरीदा कितने में, 35,000 में। घर तक के लाया, उसका कितना दिया मैंने, 500 रुपए दिया। तो 35,500 हुआ, और फिटिंग करवाने का अपने कितना दिया, 2,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 37,500। तो मतलब कि जब मैं अकाउंट में लिखूंगा ना उस एसी को, तो मैं कितने से लिखूंगा, 37,500 से। तो यहाँ पे वही गलती कि मकान के अंदर जो कानूनी खर्च था ना, वो अपने ने कहाँ पे लिखे, कानूनी खर्च में, जो कि क्या आएगा, गलत। उसको अपने को कहाँ पे प्लस करना चाहिए था, असल में मकान में प्लस करना चाहिए था, लेकिन अपने ने उसको प्लस कहाँ पे कर दिए, कानूनी खर्च में करे। तो सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो कानूनी खर्च के अंदर मकान का है कि नहीं हैगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे से माइनस माइनस करूंगा। मकान खरीदी का कितना समावेश हुआ इसमें, 4,000। तो 6,500 में से 4,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2,500। पहली असर इधर ही देखो अभी, दूसरी असर, तो मकान खरीदने का जो खर्चा था वो उस मकान के अंदर ही क्या होगा, प्लस होगा। इसी में मैं क्या कर दूंगा, प्लस, और क्या लिखूंगा, कानूनी खर्च कितना है, 4,000। 46 में 4 मिलाए तो 50 आएगा नीचे। इस पे हवाला बाकी, नीचे लाइन छोड़नी है, एक दो करो। एक मैंने यहाँ पे करा, कानूनी खर्च के अंदर माइनस करा, क्योंकि वो गलती से मैंने कानूनी खर्च में लिख दिया था, ठीक है। तो कानूनी खर्च में से माइनस, मकान में क्या कर देंगे, प्लस। कानूनी खर्च में से माइनस, मकान के अंदर प्लस। देन चलो अगला, देवादार पर 5% घालका अनामतની જોગવાઈ करो। देवादार पे क्या करना है, 5% घालका अनामत गिनने। आओ देवादार कितने गए, 31,000 माइनस क्या लिखेंगे, गालकात अनामत कितने टका गिननी है, 5%। 31,000 का 5% निकालो, कितना, 1,550 माइनस करो 31,000 में से, 29,450 कहाँ पे आएगा, बाहर। पहली असर देखो, पहली असर, देवादार पे 5% गालकत अनामत गिननी थी, देवादार पे आए, उसके नीचे लिखेंगे माइनस गालकत अनामत 5%। बाकी सरवैये में मिलकत लेना बाजी, चालू मिलकत के अंदर नहीं, बाहर कर देंगे ना 29,450। अब देवादार पे दूसरी कोई असर नहीं है, इसलिए अपने उसको बाहर कर देंगे, 29,450। देन अच्छा, दूसरी असर कहाँ होगी इस घालका अनामत की, फॉर्मेट है, फॉर्मेट में घालका अनामत ह के बाजू में कितनी आई, 1,550। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1,550। इधर देखो लिखना बाद में, 1,000 1,000 कितना हो गया, 500 500, 3,050 हो गया टोटल। अब 3,050 में से मैं 2,000 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये खाली है तो डैश, कितना बचेगा, 1,050 कहाँ पे आएगा, रकम में, समझ गए। मैंने 1,550 लिखा, मुझे तीनों को प्लस करना था और लास्ट वाले को क्या करना था, माइनस। तो तीन तो नहीं मिले थे मुझे, दो मिले थे, तो मैंने दो को प्लस करा, लास्ट वाले को माइनस करके क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लिख दो, 1,050 बाहर आ जाएगा।
देन चलो आओ, फर्नीचर पे 10%, मकान पे 5% क्या गिनना है, घसारा। फर्नीचर पे कितने टका आएगा, 10%। आओ फर्नीचर है कितने का, 3300 का है। कितने का आएगा फर्नीचर, 3 का नहीं है, कितने का है, 3300 का। नीचे लिखूंगा माइनस घसारो, ब्रैकेट में लिखूंगा ना, मतलब के नबो। 3300 का 10%, और माइनस करा दो 3300 में से 2970, यानी कि 2970 पहली असर फर्नीचर में से माइनस। और घसारे की दूसरी असर कहाँ होगी, जेनुअल। हर घसारे की मतलब कि जब भी ऑफिस के ऊपर यंत्र, ऑफिस की मिलकतों के ऊपर घसारा गिनते हैं तो उसकी हमेशा दूसरी असर कहाँ पे करने का, अन्य खर्च के नुकसान। तो यहीं पे मैं लिखूंगा फर्नीचर पर घसारो। सही नहीं लिख रहा है मेरा, देख लेना खाली कितना गिना फर्नीचर पे घसारा, 330 रुपए। देन दो असर, एक अन्य खर्च में फर्नीचर पर घसारो, हर हवाले की दो असर। देन मकान पे कितने टका बुलाएगा, 5%। और मकान है कितने का, देखो 50 का है। कितने का है मकान, उसके नीचे माइनस घसारो, 50,000 का 5%, 2500। 50,000 में से 2500 माइनस करो, कितना, 47,500 लिखो। पहली असर घसारे की, बाकी सरोई में मिलकत लेना बाजू बिन चालू मिलकत के अंदर। दूसरी असर कहां ले जाऊं इस घसारे को, अन्य खर्च के नुकसान। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मकान पर घसारो। क्या लिखेंगे, मकान पर घसारो। कितना है मकान पर घसारा, 2500 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2500 मकान पर घसारा। देन ये छिल्ले मकान पर घसारो, वही आएंगे ना सारे घसारे अपने बेटा। छिल्लाया वाला क्या बोला है, પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્કનો 1/3 માંડી વાળવાનો છે, यानी कि पेटेंट और ट्रेडमार्क से 1/3 कीमत अपने को उसकी क्या कर देनी है, कम कर देनी है, माइनस कर देनी है। आओ पेटेंट है कितने का, 2700। कैलसी उठाओ, लिखो 2700। कितना कम करना है, 1/3। तो 2700 × 1/3 कर दो, कितना आया, यानी कि 900 रुपए हमको क्या कर देने हैं, माइनस कर देने। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क के नीचे आऊंगा, लिखूंगा माइनस मांडी वाड़ेल। क्या लिखेंगे, मांडी वाड़ेल। कितना मांडी वाड़ेंगे, 900 रुपए। तो कितना बचेगा, 1800 बचेगा ना। पहली असर पेटेंट और ट्रेडमार्क में से माइनस करेंगे मांडी वाड़ेल 1/3 भाग। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है। दूसरी असर कहाँ जाएगी आमिर, क्या लगता है, ये मांडी वाड़ने की। जब भी मिलकत के अंदर घटाड़ा करोगे ना तो ज्यादातर असर उसकी कहां पे जाएगी, अन्य खर्च के नुकसान में। क्या लिखेंगे इधर, मांडी वाड़ेल, मांडी वाड़ेल पेटेंट अने ट्रेडमार्क। कितना मांडी वाड़े अपने ने, 900 रुपए। तो 900 रुपए यहाँ पे लिखने का, क्या लिखोगे, मांडी वाड़ेल पेटेंट अने ट्रेडमार्क 900। देन अब खाली खाता बंद करना है, मैं कराऊंगा तुम कर दोगे। वो लिखा है ना ऊपर, 2700 × 1/3 करे 900 आ गया। आओ बंद करते हैं, बोलो कौन सा ज्यादा लगता है, यही, बोलो कितना है। हम्म इधर ध्यान दे भाई। अब 86,750 यहाँ पे लिखना बंद कर देंगे सब। अब इधर देखो, 86,750 यहाँ पे, क्योंकि जमा का टोटल क्या आएगा, ज्यादा है, उधार का कैसा आएगा, कम है। तो माइनस कर दो, बाद में लिखना, आमीन आमिर बाद में।
41,150। सामने क्या लिखेंगे? काचो नफो, पहली असर। दूसरी असर क्रॉस में, यहाँ पे भी क्या आएगा? काचो नफो कितना? 86,750। क्या लगता है कौन सा ज्यादा है? मेरे हिसाब से यही ज्यादा आएगा, जमा का। मारो जमा का टोटल कितना है? 8,9,500, सही है ना? 8,9,500 यहाँ पे, 8,9,500 यहाँ पे, 8,9,500 में से सब माइनस कर दो ऊपर का, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है? क्या? तो कितना है? 4,1,1। अच्छा ये गलत आ गया, 41,150। बरोबर बरोबर बरोबर, चलो कोई ना, ठीक है। 43,900, 43 ना, ठीक है। ध्यान से करो, कोई ना, माइनस कर दो। 43,900 में से सब माइनस कर दो। 3,270, 30,000, मतलब 30,200। इधर देखो, सामने क्या लिखेंगे? अब चोको नफो क्या लिखेंगे? लिखा नहीं रहा, पा नहीं रहा, इसलिए ठीक। क्या सही बना देता हूँ, समझ जाना थोड़ा। अब ये यहां से पाणवनी में कहाँ पे आएगा? जमा में, क्योंकि उधार से कहाँ पे जाएगा? जमा में, क्रॉस में जाते रहने का। सबसे पहले क्या आएगा? चोखो नफो। चोखा नफा अपना कितना आया? 30,270। क्या लगता है कौन सा ज्यादा है, जमा के कि उधार का? जमा का ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही रकम है अपने पास। तो 30,270 यहाँ पे, 30,270 यहाँ पे, 30,270 में से सब माइनस करे तो कितना बचा? 30,270 ही बचेगा। सामने नाम लिखते हैं येशा का, ऊपर नाम लिखते हैं किसका? हर्ष का। और ऊपर में क्या लिखूंगा? वहचड़ी पात्र नफा, क्योंकि यहाँ पे हम नफे को और नुकसान को दोनों को क्या करते हैं? बांट देते हैं। जमा का ज्यादा हो तो नफा, उधार का ज्यादा हो तो खोट। कोई प्रमाण दिया है सवाल में? चेक करो। हर्ष ने ऐसा नीचे कोई प्रमाण दिया हुआ नहीं है, तो कौन से प्रमाण में बांटोगे? सरखे प्रमाण में। 30,270 को 2 से भाग कर दो, 15,135, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। अब ये यहां से कहा जाएगा? क्रॉस में। तो तारीख कौन सी आएगी आखिर की? 31/3/17। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? वहचड़ी पात्र नफो कितना? 15,135, 15,135। बोलो टोटल, इसका बोलो पहले, हर्ष का। हर्ष का 50,135, 50,135 यहाँ पे। जमा का, सॉरी उधार का माइनस करो, 45,135। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ लई गया, तारीख आखिर की 31/3/17। दूसरे का बोलो, ईशा का है 30,135। यहाँ पे भी 30,135 माइनस कर दो, 27,635। अब इसकी असर कहाँ पे होगी अपने? यहाँ पे मूड़ी, हर्ष और येशा। हर्ष की कितनी है? 45,135। येशा की कितनी है? 27,635। बरोबर है ना? एलसी चलाते रहना। बोलो टोटल कितना? 72,770। बरोबर। फाइनल अब टोटल मार के देख लेते हैं कि अपना दाखला सही है या गलत। दोनों साइड का टोटल सेम, मतलब सही, वरना गलत। कितना? 38,400। 1,02,000।
क्या बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक। बरोबर। यहाँ पे भी एक एक, 4 बार 1 ना, और पीछे सही है। पीछे चेक करो, टेली करो पीछे।